हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 आरंभ करेंगे। चलिए उसका प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f एक फलन है 1,3,4, ये उस f का प्रांत हो जाएगा से लेकर 1, 2, 5 और ये उस f फलन का सह प्रांत होता है। तो आपने ये तो समझ लिया। आगे दिया हुआ है g, इस तरीके से g का भी प्रांत दिया है और g का सह प्रांत भी हमको दिया हुआ है। और बोला गया है कि f बराबर एक समुच्चय है जिसमें आप देखिए 3 क्रमित युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं, तथा g बराबर, इसमें भी आपके पास एक समुच्चय में 3 क्रमित युग्म दिखाई दे रहे हैं, द्वारा प्रदत्त है। तो GOF अर्थात गॉफ हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं फलन f के लिए बात करूं तो आपके पास प्रांत दिखाई दे रहा है 1, 3, 4। अब सह प्रांत तो अपने को सीधे यहीं से दिखाई दे रहा है। अब हम f के परिसर की बात करते हैं। परिसर का अर्थ होता है जब आप x का मान 1 लगाएंगे तो आपको fx का मान क्या मिल रहा है, अर्थात परिसर का मतलब होता है कि fx का मान आपके पास क्या क्या मिल रहा है। तो आप देखिए जो ये अपने पास क्रमित युग्म होता है, इसमें जो पहला अवयव होता है उसे बोलते हैं हम प्रांत, और जो दूसरा अवयव होता है उसे हम बोलते हैं परिसर। तो आप देखिए प्रांत अपने पास 1 लगाने पर अपने को 2 मिलेगा, अर्थात 2 परिसर में आएगा। इसी तरीके से देखिए अगर प्रांत अर्थात मैं 3 लगाऊंगा तो मेरे पास परिसर अर्थात 5 आएगा, तो मैंने परिसर में 5 भी लिख दिया। और अगर आप देखेंगे कि प्रांत में 4 भी था, तो अगर आप इनपुट 4 देंगे या fx में x की जगह 4 लगाएंगे तो fx का मान आपको 1 मिलेगा, अर्थात परिसर अपने पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने f का प्रांत और परिसर दोनों लिख दिया। अब बात आती है g के लिए, हम बात कर लेते हैं। तो देखिए g के लिए यदि हम बात करेंगे तो g का सबसे पहले हम प्रांत लिखते हैं। तो प्रांत आप देखेंगे कि आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 5। अब बात करते हैं g के परिसर की। g के परिसर का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास g x का मान होगा, अर्थात x का मान लगाने पर जो जो हमें मान मिलेगा आउटपुट में उसे हम परिसर बोलेंगे। तो देखिए g वाले समुच्चय में देखते हैं, ये अपने पास प्रांत हो जाएगा, तो उस प्रांत के लिए ये 3 अपने पास परिसर हो जाएगा, तो आपने 3 लिख दिया परिसर में। अब देखिए अगर आप 2 लगाएंगे वैल्यू तो आपको 3 मिलेगी, तो 3 अपने पास परिसर में पहले ही आ चुका है, तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे 3 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए प्रांत में तो 5 भी है, तो जब आप 5 लगाएंगे तो आपको परिसर 1 मिल रहा है, तो परिसर में आपने 1 भी लिख दिया। तो यहां से आपने f और g के अलग अलग प्रांत और परिसर निकाल लिए हैं। अब बात आती है GOF अर्थात गॉफ निकालने के लिए, इसको हम गॉफ भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास होता है G of fx, अर्थात यहां पर इस g फलन के लिए fx, या मैं बोल सकता हूं f का जो परिसर होगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं GOF लिखता हूं, अर्थात अगर आप गॉफ x लिखेंगे तो आप देखिए आप सबसे पहले कुछ क्रमित युग्म आएंगे, ये तो आपको समझ में आता है। चलिए अभी हम क्रमित युग्म और भी आएंगे तो वो भी लिखेंगे। तो अभी तो केवल मैंने ये 2 ऐसे चिन्ह बना दिए हैं। अगर आप fx का मान देखिए आपके पास 2 है, तो उदाहरण के तौर पर आपके पास यदि आप fx 2 रखेंगे तो आपके पास g2 निकालना पड़ेगा। तो आप g2 देखिए, g2 का मतलब है g वाले फलन में 2 रखने पर आपके पास 3 आ रहा है, तो ये 3 आ गया। तो यहां से अपने पास 3 तो परिसर आ जाएगा। अब देखिए fx2 कहां पर बैठेगा, अर्थात f वाले फलन में मैं क्या रखूं कि मेरे पास 2 आ जाए। तो आप देखिए 1 रखने पर अपने पास 2 आएगा, तो इस तरीके से 1,3 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला वाला देखूंगा, तो अगर मैं x का मान 3 रखूं, अगर मैं x का मान 3 रखूं तो मेरे पास g of f 3 हो जाएगा यहां से, तो मैंने यहां 3 रख दिया। तो अब मेरे पास हो जाएगा g f3 का मान, आप देखिए 3 रखने पर 5 आ रहा है, तो मैंने यहां g5 रख दिया, और g5 का मान आप जानते हैं, देखिए यहां से 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से अपने पास परिसर 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए कि जी एफ, अब जो हम इनपुट डालेंगे वो हमारे पास हो जाएगी 4। तो आप देखिए 4 यदि पुट करेंगे तो आपको जी, यहां मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए अब आपको F4 यहां से दिखाई दे रहा है कि 4 लगाने पर F1 मान देता था, तो F4 का मान एक तरीके से 1 हो जाएगा।
तो अब मेरे को G1 निकालना है, वही मेरा गॉफ का परिसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप G1 मतलब 1 लगाने पर क्या आ रहा है आपके पास मान, आप देख सकते हैं आपके पास तो 3 आ रहा है, तो ये 3 आ गया। इस तरीके से 3 यहां पर गॉफ का परिसर हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने गॉफ एक्स आसानी से लिख दिया है। इसका मतलब है गॉफ एक्स वाले फलन में यदि एक्स का मान 1 लगाऊं तो गॉफ का परिसर या गॉफ का मान 3 मिलेगा। यदि एक्स का मान 3 लगाऊं तो गॉफ का मान 1 मिलेगा, और यदि एक्स का मान 4 लगाऊं तो गॉफ का मान 3 मिलेगा यहां से। तो यहां से आपने गॉफ लिखना भी सीख लिया। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए f, g तथा h r से r तक दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि पहला हमारे पास दिया हुआ है f प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को ही हल करेंगे। यहां r से r का मतलब है r प्रांत है और ये वाला r अपने पास सह प्रांत है। और r का क्या मतलब होता है, तो r अपने पास होता है सभी रियल नंबर्स, या हिंदी में जिन्हें हम सभी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से हमने ये समझ लिया कि जो हमारे पास एफ जी एच जो तीनों फलन हैं वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट की हम बाएं पक्ष को ले लेते हैं। बाएं पक्ष में हमको दिया हुआ है एफ प्लस जी ओ एच। तो अब देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो मैं यहां पर इसको x लिख सकता हूं, तो यहां पर आप भी इसको x लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास हो जाएगा f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, क्योंकि ये वितरण नियम लागू हो जाएगा इन पर। तो एच एक्स अपने पास f में भी वितरित हो जाएगा और g में भी वितरित हो जाएगा। तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए एफ एच एक्स को आपने पढ़ा था, आप इसको एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और इसी तरीके से जी एच एक्स को आप जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच यहां पर आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए यही अपने पास दायां पक्ष है अर्थात आर एच एस था। तो इस तरीके से आपने प्रथम पार्ट को सिद्ध कर दिया। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय पार्ट में आप देखिए आपको दिया हुआ है एफ गुणा जी ओ एच बराबर एफ ओ एच गुणा जी ओ एच। तो देखिए इसमें भी हम बाएं पक्ष को लेते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, या जिसको मैं शॉर्ट में LHS बोलता हूं। तो आप देखिए आपके पास दिया है एफ डॉट जी ओ एच, आप इसको लिख सकते हैं एफ डॉट जी ओ एच एक्स। मैंने किसी x के लिए इस फलन को बोल दिया। तो आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये एच एक्स अलग अलग वितरित हो जाएगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा एफ एच एक्स गुणा जी एच एक्स, और यहां से देखिए एफ एच एक्स को आप लिखते हैं एफ ओ एच एक्स गुणा इसको आप लिखेंगे जी ओ एच एक्स। तो आप इसको एफ ओ एच गुणा जी ओ एच लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये तो अपने पास दाएं पक्ष के बराबर था, तो ये हमारे पास आर एच एस अर्थात दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी सिद्ध हो गया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में बोला गया है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि, और पहले वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक तथा जी एक्स बराबर 5x माइनस 2 का मापांक। तो देखिए सबसे पहले इस वाले पार्ट में आप गॉफ की बात करते हैं। तो गॉफ की यदि बात कर रहे हैं तो यहां मैं पहला पार्ट लिख देता हूं। गॉफ का मतलब होता है जी एफ एक्स। तो आप यहां पर ये देखिए कि एफ एक्स का मान आपको सबसे पहले यहां लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए एफ एक्स का मान आपके पास एक्स का मापांक अर्थात मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आपने एफ एक्स का मान यहां पर लगा दिया। अब आप ये देखिए जी आपको मॉड एक्स का मान बताना है, और आप जानते हैं जी एक्स का मान है आपके पास 5x माइनस 2 का मॉड। तो इसका मतलब ये हुआ जहां जहां x होगा जी एक्स में वहां वहां मैं x का मान मॉड एक्स लगा दूंगा। तो अपने पास हो जाएगा
मॉडुलस ऑफ 5, एक्स की जगह अब मुझे मॉड एक्स लिख देना है -2। तो इस तरीके से आपने गॉफ निकाल दिया है। चलिए अब बात आती है कि हम फॉग एक्स लिखें। तो चलिए फॉग एक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। फॉग, अब देखिए फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ जी एक्स लिख दिया, अर्थात आपको सबसे पहले जी एक्स का मान लगाना पड़ेगा। तो जी एक्स का मान आप देख सकते हैं, आपके पास दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x - 2। तो आपने ये लिख दिया। अब आप देखिए एफ एक्स का मान तो आपके पास मॉड एक्स था, अर्थात जहां जहां अब x होगा वहां वहां अब आप x की जगह मॉड 5x - 2 लगा देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड x की जगह आपको ये लगा देना है मॉड ऑफ 5x - 2। तो आपने ये लिख दिया। तो ये एक तरीके से अपने आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको सरल भी कर सकते हैं। क्यों? कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर दो मॉड के साइन बिल्कुल अगल बगल लिखे हुए हैं, अर्थात उनके बीच में कुछ भी नहीं है और दो मॉड के साइन लिखे हैं। तो अगर आप खुद सोचिए कि यदि आप दो पर दो बार भी मॉड लगा देंगे तो वो एक तरीके से मॉड दो के बराबर ही रहेगा, क्योंकि मॉड दो खुद एक धनात्मक संख्या बन जाएगा और आपने दोबारा उस पर मॉड लगा दिया है, तो वो तो धनात्मक ही रहेगा, अर्थात मॉड दो ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास दो या ज्यादा मॉड लगे हुए एक साथ तो आप उसको एक मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से आपने मॉड 5x - 2 अपना आंसर दे दिया है। मॉड अर्थात मापांक, तो यहां से 5x - 2 का मापांक फॉग हो जाएगा। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में भी हमको fx दिया है 8x³ और gx दिया है x की घात 1/3। तो इसमें भी हमको गॉफ और फॉग निकालना है। तो चलिए गॉफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये अपने पास होता है g fx के बराबर, अर्थात g तो ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले आपको fx का मान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए fx का मान तो अपने पास 8x³ है। इसका मतलब ये हुआ gx के मान तो अपने पास x की घात 1/3 है और आपको g 8x³ निकालना है, अर्थात x की जगह आपको 8x³ लगा देना है इस gx में। तो देखिए आ जाएगा अपने पास 8x³ की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 और x³ की पावर 1/3। तो देखिए यहां से ये घातें तो गुणा हो जाएंगी। तो यहां से 8 की घात 1/3 2 होता है और x की घात 1 बचेगा, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि गॉफ निकालेंगे तो वो 2x के बराबर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फॉग की। तो फॉग में देखिए फॉग को आप पढ़ते हैं FGX, तो आपने वो लिख दिया। अब यहां से ये देखिए कि सबसे पहले आपको gx का मान रखना पड़ेगा और gx का मान आप देखिए यहां पर आपको x की घात 1/3 है, तो आपने वो लिख दिया। अब आप यहां पर गौर करें तो fx तो 8x³ दिया हुआ है, अर्थात fx की पावर 1/3 निकालने के लिए आपको 8x³ में x की जगह x की घात 1/3 रखना पड़ेगा। तो 8 x की घात 1/3 रख दिया और क्यूब रख दिया। तो अब देखिए यहां से घातें तो अपने पास कैंसिल हो जाएंगी, अर्थात गुणा हो जाता है यहां पर। तो ये अपने पास 8x बचेगा। तो इस तरीके से फॉग का मान अपने पास 8x हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि यदि fx बराबर 4x + 3 बटे 6x - 4 और x 2/3 के बराबर नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि सभी x 2/3 के लिए नहीं है के लिए FOFX बराबर x है। और आगे हमको दिया हुआ है कि f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न 4 के पहले पार्ट को हल कर लेते हैं। इसमें हमको FOFX x के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए FOFX निकालना है, जिसको हम FOF भी पढ़ते हैं। तो आपको FOFX निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं FFX, अर्थात सबसे पहले आपको इस f को तो ऐसे ही लिख देना होगा, तो आपने ये लिख दिया। अब आपको इस fx का मान रखना पड़ेगा अंदर कोष्टक में। तो आप देखिए fx का मान अपने पास क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 4x + 3 बटे 6x - 4। अब देखिए अब मेरे को इसका मान निकालना है।
तो आप यहां से देखिए, जहां जहां एफ एक्स में एक्स होगा वहां वहां एक्स की जगह आप 4x+3/6x-4 लिख देंगे। तो आप देखिए आपके पास क्या आएगा, 4 एक्स की जगह आपने 4x+3/6x-4 लिख दिया, +3/6 एक्स की जगह आपने दोबारा 4x+3/6x-4 लिख दिया, और देखिए आपके पास -4 बचा तो आपने -4 लिख दिया। ये आप अभी भी फॉफ एक्स ही निकाल रहे हैं। अब चलिए, अब बारी आती है इसको थोड़ा सरल करने की, तो इसको हम सरल करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 16x + 12। यदि आप लासापा लेंगे तो 6x-4 का आपको 3 में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 18x - 12 और बटे 6x-4 चल रहा है, और देखिए 1 बटे ये आ गया। अब देखिए 6 का गुणा आप कर देंगे यहाँ पर, तो 24x + 18 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 6x-4 का गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि आपको लासापा लेना है। तो आपके पास आ जाएगा -24x + 16 बटे 6x-4। तो आप यहां से ये देखिए कि -12 और +12 यहां पर ये कट जाएगा। इसी तरीके से 6x-4 यहां पर भी हर में है और इस वाले पार्ट में भी हर में है, तो ये भी कट गया। -24x और 24x भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 34x बटे 34। आप देख भी सकते हैं 16x और 18x मिलकर 34x हो जाता है, और 18 और 16 मिलकर 34 हो जाता है। तो यहाँ से 34 और 34 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x बच जाएगा। तो यहाँ से फॉफ x आपके पास x बच जाएगा। तो आप देखिए आपको प्रश्न में यही दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि x जब 2/3 नहीं है के लिए फॉफ x का मान x होगा। तो देखिए x तो 2/3 हमने माना ही नहीं था जब हमने ये लिखा है, तो आप देख भी रहे हैं कि फॉफ x का मान x ही हमने सिद्ध किया है। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं इसी प्रश्न के। उसमें हमको दिया हुआ है f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो देखिए f का प्रतिलोम फलन यदि आपको निकालना है तो उसके लिए आपने थ्योरी में एक पॉइंट पढ़ा था, यदि f(o(f(x) आए, या फिर आप बोल सकते हैं फॉफ का मान यदि x आ जाए तो आप लिखते हैं फॉफ बराबर ix। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि फलन f तो एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा, अर्थात इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, और इसका जो व्युत्क्रम होगा अर्थात f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही हो जाएगा। तो यहां से आपको f का प्रतिलोम फलन निकालने को बोला था, तो आप बोल सकते हो कि f का प्रतिलोम फलन स्वयं f हो जाएगा, या अगर आप लिखना भी चाहते हैं कि वो क्या होगा तो आप लिख भी सकते हैं। आपके पास प्रतिलोम फलन था 4x + 3 बटे 6x-4। देखिए यही f था और यही आपके पास प्रतिलोम फलन भी हो गया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम होंगे, और पहला, दूसरा तथा तीसरा पार्ट हमको दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि प्रतिलोम फलन किन किन फलनों के हम निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रतिलोम फलन निकालने के लिए आपके पास 2 शर्तें जरूरी हैं। मैं उनको बोल सकता हूं कि आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने ही चाहिए। फलन हमारे पास एक एक ही होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि फलन आच्छादक होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी फलन एक एक ही और आच्छादक दिख रहा है तभी आप उनका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं कि यदि फलन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा तभी आप उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो अभी इस प्रश्न में बोला गया है कि हमको जांचना है कि किन किन फलनों का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, अर्थात मुझे यह पता करना है कि कौन कौन से फलन मेरे एक एक ही और आच्छादक दोनों हैं। जो फलन मेरे एक एक ही और आच्छादक दोनों होंगे मैं बोल सकता हूं कि वहां पर उन फलनों का प्रतिलोम बिल्कुल संभव होगा।
और जहां पर कोई भी एक कंडीशन मिसमैच हो जाएगी अर्थात नहीं होगी या कोई भी दो कंडीशन मैच नहीं हुई तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि उनका प्रतिलोम फलन बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रथम पार्ट पर यदि आप बढ़ेंगे तो आप देखिए आपके पास लिखा हुआ है एफ एक फलन है और जिसका प्रांत आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और परिसर आपको दिया हुआ है 10। तो प्रांत आपको दे दिया गया है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं 1 2 3 4 और आप देखिए आपको परिसर भी दिया हुआ है और परिसर आपका 10 दिया हुआ है। और ये तो आपको केवल f के बारे में ऐसे ही बताया गया। अब f के बारे में कंप्लीट डिटेल आप देखिए अगली लाइन में दी हुई है कि 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10 ये आपको क्रमित युग्म दिए हुए हैं। इसका अर्थ होता है यदि आप f में x बराबर 1 लगाएंगे तो आपको 10 मिलेगा। इसका मतलब है f में x बराबर 2 लगाने पर आपको 10 मिलेगा। अगर आप 3 पुट करेंगे इनपुट को तो आपके पास आउटपुट f से 10 मिलेगा और इसमें हमारे पास यदि 4 पुट करूंगा इनपुट डालूंगा तो आपको 10 मिल जाएगा। तो आपको एक तरीके से ये दिया है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फलन हमारे पास एक एक ही है। तो अब देखिए एक एक ही के लिए आपने पढ़ा था कि फलन में x एक x केवल एक ही मान दे सकता है, लेकिन आप यहां पर देखिए कि एक लगाने पर भी आपको 10 आंसर आ रहा है। अगर आप 2 इनपुट डालेंगे तब भी आपके पास 10 आंसर आ रहा है, 3 इनपुट डालने तब भी 10 आ रहा है, 4 इनपुट डालने तब भी 10 आ रहा है। जबकि आपने पढ़ा था एक एक ही होने के लिए तो एक x से केवल एक ही अलग आंसर आना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह फलन तो अपने पास बहुएक एक ही है। तो यहां से आपको यह पता लगा कि यह फलन प्रतिलोम फलन तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह फलन हमारे पास बहुएक एक ही है। तो यहां से आपको कारण भी पूछा गया था, तो कारण में आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह फलन अपने पास बहुएक एक ही है। चलिए अब हम आच्छादक भी देख सकते हैं। वैसे तो हमने यहां तक ही बोल दिया कि यह फलन प्रतिलोम फलन नहीं बन सकता क्योंकि यह बहुएक एक ही है, लेकिन चूंकि हमको कारण भी बताना था तो मैं आच्छादक नेचर भी इसकी चेक करूंगा इस फलन की। तो देखिए आच्छादक का मतलब होता है कि जो आपके पास प्रांत है, सॉरी जो आपके पास सह प्रांत है वो आपका परिसर बन जाए। तो आप देखिए सह प्रांत भी आपके पास 10 दिया हुआ था और परिसर निकाला वो भी 10 है, तो सह प्रांत और परिसर तो आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो यह फलन आच्छादक तो हो जाएगा, लेकिन यह फलन बहुएक एक ही था इसलिए यह फलन प्रतिलोम फलन नहीं बन सकता। तो यहां से आप बता सकते हैं कि पहला वाला पार्ट में जो फलन दिया है f वो कभी प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा। इसको हम एक मेथड से और भी सीख सकते हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। ये है और एक बॉक्स मैंने ये बना दिया, फलन हमारा यहां से यहां की तरफ जा रहा है, इसको मैं f नाम दे देता हूं। तो आप देखिए f के प्रांत में आपके पास 4 अवयव हैं, 1 2 3 4 और आप देखिए सह प्रांत में आपके पास केवल एक अवयव है और जिसका मान 10 है, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए 1,10 आपको दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पुट करने पर आपके पास 10 आ रहा है। 2,10 दिया था तो इसका मतलब भी 2 पुट करने पर 10 आ रहा है, 3 से भी 10 आ रहा है और 4 से भी 10 आ रहा है। तो आप यहां से देखिए कि कोई भी मान यदि मैं ले रहा हूं तो मेरे पास सभी का आंसर 10 आ रहा है, इसलिए ये फलन अपने पास बहुएक एक ही हो जाएगा। तो आपने यहां से भी देख लिया कि यह फलन बहुएक एक ही हो जाएगा। और आप ये देखिए कि आप कोई सा भी मान पुट करेंगे तो आपके पास परिसर में 10 ही आ रहा है और आप देखिए सह प्रांत तो अपने पास इस बॉक्स की जितनी भी वैल्यूज होती थी वो होता था, तो बॉक्स में केवल 10 लिखा है अर्थात सह प्रांत भी 10 ही है। तो यहां से आपने पता लगाया कि यह जो फलन है वो अपने पास आच्छादक है। तो चूंकि यह फलन बहुएक की भी है इसलिए यह प्रतिलोम नहीं बन सकता। तो यहां से आपने दूसरे मेथड से भी इस प्रश्न को सीख लिया। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में आपको बोला गया है जी, जिसका आपको प्रांत दिया हुआ है 5 6 7 8 और सह प्रांत दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपको जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है अगली लाइन में। 5 लगाने पर भी 4, 6 लगाने पर भी 3, 7 लगाने पर 4 और 8 लगाने पर 2 आ रहा है। तो चलिए दूसरे वाले फलन के लिए हम बात कर लेते हैं। दूसरे वाले फलन में आप देखिए कि अगर आप g
5 लगाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आप इनपुट 6 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप इनपुट में 7 लगाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। और अगर आप जी वाले फलन में इनपुट 8 डालेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा। तो आप यहां से देखो कि ये तो हमने जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ था वो लिख दिया। अब जी का प्रांत अपने पास था 5, 6, 7, 8 और अपने पास जो सहप्रांत था, आप देखिए सहप्रांत अपने पास था 1, 2, 3, 4। अब यहां से आप देखिए कि इसका मतलब यह हुआ कि 5 लगाने पर 4 आ रहा है। चलिए आपने यहां से देखा कि 4 5 लगाने पर आ रहा है, तो अब 4 किसी और वैल्यू से नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए 4 तो अपने को 7 लगाने पर भी मिल रहा है, अर्थात अपना ये फलन बहुएकेकी तो हो जाएगा, क्योंकि 4 आपको 2 वैल्यू से मिल रहा है। 5 लगाने पर भी 4 आ रहा है और 7 लगाने पर भी 4 आ रहा है, इसलिए आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह फलन बहुएकेकी हो गया। अब हम आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक की बात करने के लिए हमको चेक करना था कि जो सहप्रांत और परिसर होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल समान हो जाना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर अगर आप परिसर निकालेंगे, परिसर में हमारे पास 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आ जाएगा। इस 4 को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो आपने यहां से परिसर देखा, परिसर में आपके पास केवल 2, 3, 4 आ रहे थे। तो आप देखिए यहां से परिसर और सहप्रांत क्या समान आ रहे हैं? तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यह तो बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो चूंकि परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि हमने पढ़ा था कि आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी एक कंडीशन नहीं लागू होगी इन दोनों में से, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि प्रतिलोम फलन अस्तित्व में नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए इस वाले पार्ट में जी ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहां पर प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं आएगा, प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं आएगा। तो यहां मैंने क्रॉस का निशान भी लगा दिया है। चलिए अब हम तृतीय पार्ट पर बढ़ते हैं। इस पार्ट में आपको दिया हुआ है कि H एक फलन जिसके आपको प्रांत दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और सहप्रांत है 7, 9, 11, 13 और H के बारे में एक मैपिंग आपको दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 लगाने पर 7 आएगा, 3 लगाने पर 9, 4 लगाने पर 11 और 5 लगाने पर 13 आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम तीसरा पार्ट यहां लिख देते हैं। अब यहां से आप देखिए कि जो हमारे पास सेकंड लाइन में इंफॉर्मेशन लिखी थी H के लिए, उसका मतलब है कि यदि मैं H वाले फलन में इनपुट 2 लगाऊं तो आपके पास 7 आएगा। अगर मैं H वाले फलन में इनपुट 3 लगाऊं तो 9 आ जाएगा। अगर H वाले फलन में इनपुट 4 लगाऊं तो 11 और इनपुट यदि 5 लगाऊं तो H वाला फलन अपने को 13 आंसर दे देगा। अब आप देखिए कि प्रांत, और मैं एक बार सहप्रांत भी लिख देता हूं। तो देखिए यहां से प्रांत आपके पास है 2, 3, 4, 5 और सहप्रांत है 7, 9, 11, 13। तो देखिए प्रांत आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5। सहप्रांत देख सकते हैं, सहप्रांत है आपके पास 7, 9, 11, 13 और ये तो मैंने अभी प्रश्न के से ही सभी इंफॉर्मेशन को यहां लिखा है। अब मैं परिसर निकाल लेता हूं एक बार। तो परिसर आप देखिए, परिसर होता था जो H का मान आपके पास आ रहा है। तो देखिए परिसर में आपके पास H का मान 7 आ रहा है तो 7 परिसर का एक अवयव हो जाएगा। 9 भी आ रहा है तो 9 भी हो जाएगा। इसी तरीके से 11 भी हो जाएगा और अंत में 13 भी हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर परिसर और सहप्रांत बिल्कुल समान आ गए। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह जो फलन है, जो H वाला फलन है, वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। और अब हम एक एक ही नेचर की इसकी जांच करते हैं। एक एक ही का अर्थ होता है केवल एक इनपुट डालने पर केवल एक आउटपुट मिले, अर्थात जो आउटपुट है वो आपको किसी 2 इनपुट से समान नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखिए हर इनपुट से अलग आउटपुट आपको मिल रहा है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि यह जो फलन है वो एक ही फलन भी हो जाएगा, अर्थात इसका प्रतिलोम अस्तित्व में होगा, अर्थात आप इस H फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो यहां से इस प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी सीख सकते हैं, दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो H वाला फलन था उसके लिए मैंने 2 बॉक्स बनाए।
तो ये मैंने h लिख दिया। अब इस वाले बॉक्स में हम सभी प्रांत के मान लिखते थे, तो वो अपने पास 2, 3, 4, 5 है। इस वाले बॉक्स में सभी हम सहप्रांत के मान लिखते थे, तो वो 7, 9, 11 है, 13 है। अब हम सभी मैपिंग कर देते थे जो हमको दिया होता था। तो देखिए यहां पर 2 लगाने पर 7 आ रहा है, ये प्रश्न में दिया था, तो आपने 2 लगाने पर 7 लिख दिया। 3 लगाने पर 9 आ रहा है, तो आपने 3 से 9 भी कनेक्ट कर दिया। 4 लगाने पर आप 11 आंसर पा रहे हैं, तो 4 से आपने 11 को कनेक्ट कर दिया, और 5 से अंत में आपने 13 को कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं 7 वाला जैसे जो आंसर है वो किसी 2 अवयवों से नहीं मिल रहा, केवल 2 से मिल रहा है। इसी तरीके से 9 वाला आंसर केवल 3 से मिल रहा है, किसी और से नहीं मिल रहा है। आप किसी भी के लिए भी देख सकते हैं, 11 और 13 भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से यह एक एक ही हो गया। अब आप देखिए ये 7, 9, 11, 13 तो आपके पास सहप्रांत के मान थे क्योंकि इस बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग अगर आप अर्थात आपने छाया चित्रण किया है, तो आप देखिए यहां से 7 भी किसी का प्रतिबिंब है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, अर्थात ये सब उसके परिसर वाले अवयव ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से यह फलन एक आच्छादक फलन भी हो जाएगा। तो अगर फलन हमारे पास h एक एकेकी और आच्छादक फलन है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि फलन प्रतिलोम फलन भी अस्तित्व में रखेगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f जिसका प्रांत -1 से 1 है और सहप्रांत r है, fx बराबर x बटे x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है। और आगे हमको कुछ और पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो ये फलन fx दिया हुआ है वो एक एकेकी फलन सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं fx लिख देता हूं, वो हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2। आपने पढ़ा था कि यदि भी किसी भी फलन को आपको एकेकी सिद्ध करना है तो आप तुरंत fx1 बराबर fx2 लिख देंगे। तो आपने वो लिख दिया, अर्थात fx1 को आप कैसे करेंगे, आप x की जगह x1 लगा देंगे तो आपको fx1 मिल जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x1 बटे x1 प्लस 2। इसी तरीके से आप fx2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x2 बटे x2 प्लस 2। अब देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अर्थात तिरछा गुणा कर दें, तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। तो आप देखिए यहां से x1 x2 दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है, तो ये आपने कैंसिल कर दिए। तो आपके पास अब बचा है 2x1 बराबर 2x2। इस तरीके से 2 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास केवल बचेगा x1 बराबर x2। तो जैसे ही आपके पास x1 बराबर x2 बचा, तो आपने पढ़ा था ये मिलने पर आप तुरंत बोल सकते हैं कि फलन आपके पास एकेकी फलन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया कि जो f वाला फलन था वो अपने पास एकेकी फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहां हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं इसी प्रश्न के। उसमें आपको दिया हुआ है कि फलन f जिसका प्रांत -1 से 1 ही है और जो सहप्रांत है वो परिसर लिखा हुआ है f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप एक बात को गौर कीजिए, बहुत अच्छी सीखने की बात है कि आप जानते थे कि फलन प्रतिलोम यदि मेरे को निकालना है किसी फलन का तो वो एकेकी और आच्छादक होना चाहिए था। तो आप देखिए ये फलन हमने एकेकी तो निकाल दिया, अब चूंकि ये फलन आच्छादक होना चाहिए तभी प्रतिलोम हो सकता है, और आच्छादक के लिए आपने एक शर्त पढ़ी थी कि परिसर और सहप्रांत बिल्कुल बराबर हो जाने चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको सहप्रांत देखिए f का परिसर के लिख के हमको दे दिया है, अर्थात हमसे बोल दिया है कि वो आच्छादक है पहले से ही। तो अब आपको इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए 2 शर्तें थी, आपको ध्यान रखना है, एक एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। एकेकी आपने सिद्ध कर लिया है और आच्छादक के लिए प्रश्न में बोल दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि सहप्रांत और f का परिसर बराबर कर दिए गए, अतः आप प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि आपको प्रतिलोम फलन निकालना है अर्थात आपको इनवर्स फलन निकालना है, जिसको हम इनवर्स फलन भी बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो आपको f का प्रतिलोम फलन निकालना है, तो आप सबसे पहले fx को y रख देंगे। तो आपके पास यहां से हो जाएगा y बराबर x बटे x प्लस 2। अब ये आपके पास पहला स्टेप था।
अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या होता है कि प्रतिलोम निकालने के लिए। अब आप x का मान y के पदों में रखेंगे। तो देखिए आपको अब x का मान अलग से निकालना है y के पदों में, इसको थोड़ा सरल करके। तो आप देखिए आपके पास क्या आएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात तिरछा गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा xy प्लस 2y बराबर x। अब चूंकि आपको तो केवल x का मान चाहिए अर्थात x आपको बिल्कुल अलग चाहिए, तो ये हो जाएगा xy माइनस x बराबर माइनस 2y। तो यहां से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास y माइनस 1 बराबर माइनस का 2y आ जाएगा, और यहां से आपके पास x का मान 2y बटे 1 माइनस y हो जाएगा। तो यहां से आपने x का मान निकाल लिया। ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। अब हम स्टेप 3 पर बढ़ते हैं। स्टेप 3 में अब हम दोबारा x की जगह f इनवर्स x लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। तो देखिए आपके पास स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, x की जगह आपको f इनवर्स x लिख देना है और y की जगह जहां जहां होगा वहां x लिख देना है। तो ये अपने पास 2x बटे 1 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब यही है कि x 1 नहीं होना चाहिए, आप देख भी सकते हैं क्योंकि ये हर में है, अपरिभाषित होने लगेगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रतिलोम फलन आ जाएगा। तो अब हम स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 में हम केवल इतना लिखेंगे कि f इनवर्स x ही f का प्रतिलोम फलन होगा। तो यहां से आपने स्टेप 4 में यह सीखा कि f इनवर्स x को ही f का प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन या व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यहां से हमने प्रतिलोम फलन निकाल लिया और वो अपने पास हो गया है 2x बटे 1 माइनस x। तो ये अपना आंसर भी हो जाएगा। तो यहां पर कुछ बातें रिकॉल करने वाली हैं, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको fx बराबर y लिख देना है। तो आपने वो लिख दिया, देखिए आप y बराबर x बटे x प्लस 2 हो गया। अब आपको x का मान y के पदों में लेके आना है अर्थात आपको बिल्कुल अलग कर देना है x को। तो आप देखिए आपने x को बिल्कुल ही अलग कर दिया। उसके बाद आप स्टेप 3 में x को f इनवर्स x से बदल देंगे और y को x से बदल देंगे। तो देखिए आपके पास ये आ चुका है। और स्टेप 4 में केवल हमने ये पढ़ा है कि f इनवर्स x को ही f का प्रतिलोम फलन कहा जाता है। तो इस तरीके से f का प्रतिलोम फलन भी आपने निकाल दिया है। अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या 7 को। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f R2R अर्थात R ये प्रांत लिखा हुआ और ये सहप्रांत है पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय होगा और आगे लिखा हुआ है कि f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फलन दिया हुआ है f जिसका प्रांत r है और सहप्रांत भी r है। r अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स भी बोलते हैं, और आपको फलन दिया हुआ है fx बराबर 4x प्लस 3। अब आप इस पार्ट में देखिए आपको लिखा हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, और आपने पढ़ा है कि व्युत्क्रमणीय अर्थात प्रतिलोम जिसका संभव हो। तो हमको यह सिद्ध करना है कि f एक ऐसा फलन है जिसका प्रतिलोम संभव होगा, या मैं बोल सकता हूं कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि हमको f ऐसा सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम संभव हो। तो आपने उसके लिए दो बातें पढ़ी थी, यदि किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय होना पॉसिबल है या उसका प्रतिलोम निकलना पॉसिबल है तो आपको दो बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी, f एक एकेकी फलन हो और f दूसरा पॉइंट है f आपके पास आच्छादक फलन भी होना चाहिए। तो अब मेरे को इस f के लिए इन्हीं दोनों बातों को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं तभी आप बोल पाएंगे कि वो फलन आपके पास व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो यहां से आपने ये तो समझ लिया कि आपको क्या क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले हम एकेकी के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए आपने सीखा था कि आप तुरंत fx1 बराबर fx2 लिखेंगे। तो आप देखिए
आप fx1 लिखने के लिए x की जगह x1 लगा देंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4x1 प्लस 3 बराबर fx2 लिखने के लिए आप x की जगह x2 लगा देंगे। तो यहां पर आपके पास 4x2 प्लस 3 आ जाएगा। अब आप यहां से ये देखिए 3 और ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 4x1 बराबर 4x2। अब यहां से इस 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा x1 बराबर x2। तो यहां से ये पता लग गया कि जैसे ही x1 बराबर x2 मिला, आप तुरंत बोल सकते हैं कि फलन जो f होगा वो अपने पास एक एक ही फलन हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या ये फलन हमारे पास आच्छादक है अथवा नहीं। तो चलिए उसकी जांच करते हैं। तो उसकी जांच करने के लिए आपने सीखा था कि fx को हम y लिख सकते हैं, अर्थात मुझे परिसर निकालना पड़ेगा। परिसर अर्थात y के मान होते हैं। तो आप देखिए यहां पर आप x फलन लिखेंगे y के पदों में, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 3, ये 4x के बराबर आ गया। तो आपके पास x बराबर y माइनस 3 बटे 4 आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए कि y का मान आप क्या क्या रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि y तो आप यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास संबंध आया है वो कभी भी अपरिभाषित नहीं बनेगा। अर्थात y का मान आप r अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। तो y का मान ही तो परिसर होता है। तो यहां से आपको पता लगा कि परिसर तो r आ गया है। अब चूंकि प्रश्न में देखिए आपके पास सहप्रांत भी r ही था, तो आपने यहां से यह भी गौर किया कि चूंकि यहां सहप्रांत और परिसर दोनों बिल्कुल समान आए हैं, अतः यह जो फलन होगा वो आपके पास आच्छादक फलन हो जाएगा। तो यहां से आपको एक बात यह पता लगी कि फलन आपके पास एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, अतः फलन आपके पास व्युत्क्रमणीय भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके पास सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब हम प्रश्न के अगले भाग पर बढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है कि f का प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आपको कुछ स्टेप बताए गए थे। उसमें पहला, सबसे पहले मैं fx बराबर जो आपके पास फलन है वो लिख देता हूं, और वो फलन है 4x प्लस 3। तो स्टेप 1 में आपने सीखा था कि आप fx को y से चेंज कर देंगे। तो स्टेप 1 में आपके पास हो जाएगा y बराबर 4x प्लस 3। फिर स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में आपको बताया था कि आप x का मान y के पदों में निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब हम x का मान निकालते हैं y के पदों में। तो देखिए y बराबर 4x प्लस 3 है, तो यहां से y माइनस 3 बराबर 4x हो जाएगा, और अपने पास x का मान y माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। ये देखिए आपने स्टेप 2 में x का मान y के पदों में निकाल लिया है, या आप बोल सकते हैं कि आपने x को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में आपको x को f इनवर्स x से चेंज करना था और y को x से चेंज करना था, अर्थात x की जगह आप f इनवर्स x लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से f इनवर्स x बराबर, आप देखिए y की जगह x रखेंगे इसमें, तो आपके पास आएगा x माइनस 3 बटे 4। स्टेप 4 में हमने ये बोला था कि इस f इनवर्स x को ही प्रतिलोम फलन बोलते हैं। तो एक तरीके से आपके पास 3 ही स्टेप थे प्रतिलोम फलन निकालने के। तो यहां से आप देखिए आपने प्रतिलोम फलन भी आसानी से निकाल दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f जिसका प्रांत है r प्लस अर्थात सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, 2 4 से लेकर इन्फिनिटी, अर्थात इसका आपको सहप्रांत दिया है 4 से लेकर इन्फिनिटी है, जिसमें आपके पास 4 सम्मिलित है, पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो आप यहां से ये देखिए, सबसे पहले तो आपको r प्लस का मतलब भी समझ में आ गया
कि r प्लस का मतलब है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या हमको नहीं लेनी है, अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो के साथ। तो मैं धनात्मक वास्तविक यूनियन जीरो लिख देता हूं। तो आपको यह समझ में आ गया कि r प्लस का मतलब प्रश्न में क्या दिया गया है। अब देखिए, आपको बोला गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमको बोला गया है कि हमको सिद्ध भी करना है कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए आपके पास दो शर्तें थी कि आपको फलन को एक एक की भी सिद्ध करना है और आच्छादक भी सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक के लिए बात करते हैं। एक एक ही फलन सिद्ध करने के लिए आपने सीखा था कि आप तुरंत एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिख देंगे। तो देखिए आपने लिख दिया, तो आपके पास हो जाएगा एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस 4। और आप यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि यह जो फलन है वो एक ही फलन है। अब यहां पर कुछ शंका ये हो सकती है कि यहां पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 क्यों नहीं लिखा गया। तो उसको समझ लेते हैं कि चूंकि आप ये देखो कि x1 और x2 दोनों के प्रांत में आप r प्लस देख रहे हैं, अर्थात ये दोनों धनात्मक ही होंगे। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 का कोई भी सवाल नहीं उठेगा यहां पर। अगर आप उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास x1 स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो x1 का मान वहां प्लस माइनस 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए x1 का मान आपको धनात्मक ही लेना है, अर्थात x1 आपको 2 ही लेना है। इसी तरीके से प्लस माइनस चिन्ह वाले हम पार्ट को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से x1 बराबर x2 ही आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि यह एक ही फलन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस फलन के आच्छादक होने की। तो देखिए सबसे पहले आप एफ एक्स को वाई रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब x तो अपने पास 0 या उससे बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक। तो यहां से आपके पास y के जो मान आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 4 प्लस 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आप बोल सकते हैं y जो होगा अर्थात जो परिसर होगा वो आपके पास 4 से इंफिनिटी आ जाएगा। तो आप यहां से देखिए जो y आया है और जो सहप्रांत दिया है बिल्कुल समान आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि यह जो फलन है f वाला वो एक आच्छादक भी होगा। अब चूंकि ये फलन अपने पास एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स करके बोल सकते हैं कि फलन जो होगा वो एक व्युत्क्रमणीय फलन भी हो जाएगा। तो यहां से आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि फलन व्युत्क्रमणीय होगा। अब आगे आपको बोला गया है कि f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है। आपको इसको सिद्ध करना है। तो आपसे इनडायरेक्टली f इनवर्स निकालने को बोला गया है, अर्थात f का प्रतिलोम फलन निकालने को बोला गया है। तो देखिए f का प्रतिलोम फलन हमको निकालना है, तो उसके लिए आपने 3 स्टेप सीखे थे। सबसे पहले स्टेप 1 लिखते हैं, आप fx को y लिख देंगे। तो आप देखिए fx को यदि आप y लिखेंगे यहां पर तो आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में आपने सीखा था कि आप x का मान निकालेंगे और वो मान y के पदों में होना चाहिए। तो x का मान आप y के पदों में निकालेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 4 और यहां से x का मान अंडर रूट y माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए सवाल यहां पर आएगा कि यहां पर तो प्लस माइनस होना चाहिए, तो बिल्कुल प्लस माइनस होना चाहिए। तो अभी तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया। अब यहां पर ये देखिए कि इस वर्गमूल से बाहर जो भी चिन्ह आएगा वो प्लस का ही आएगा, अर्थात x का मान प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन आप देखिए x तो अपने पास r प्लस लिखा हुआ है जो, और परिसर भी देखिए 4 से इंफिनिटी है। तो अब जो प्रतिलोम फलन होगा उसके लिए जो हमारा प्रांत हो जाएगा वो 4 से इंफिनिटी हो जाएगा, अर्थात धनात्मक हो जाएगा। तो आपको यहां पर ऋण चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास केवल अंडर रूट y माइनस 4 बचेगा। स्टेप 3 में आपने सीखा था कि आप x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा,
एफ इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स माइनस 4। तो इस तरीके से आपने एफ का प्रतिलोम फलन निकाल दिया है। लेकिन चूंकि आप देखिए जो आपको प्रतिलोम फलन बोला है वो एफ इनवर्स वाई करके बोला है, अर्थात आपने जो प्रश्न में देखा कि वेरिएबल या चर पद जो दिया हुआ है वो वाई के फॉर्म में दिया है, तो यहां मैं एक्स को वाई के फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर आपके पास एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपने इस प्रश्न संख्या 8 को हल कर दिया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस माइनस 5 से इंफिनिटी, ये अपने पास सहप्रांत हो गया और यह अपने पास प्रांत हो जाएगा। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y अपने पास दिया हुआ है, इसको हमको सिद्ध करना है। f इनवर्स y का अर्थ है f का प्रतिलोम फलन। तो चलिए हम इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए r प्लस आपको दिया भी था पिछले क्वेश्चन में। r प्लस का अर्थ है धनात्मक वास्तविक संख्याएं विद जीरो, अर्थात जीरो भी आपको सम्मिलित करना है, या आप बोल सकते हो अऋणात्मक संख्याएं, या r प्लस हो जाएगा अऋणात्मक संख्याएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से आपने r प्लस का मतलब तो समझ लिया। अब बात आती है कि आपको सिद्ध करना है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। चूंकि f एक व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि f एक एकेकी फलन भी है। तो चलिए उसको हम सिद्ध करते हैं। तो आप लिखेंगे 9x स्क्वायर, सबसे पहले आप लिखेंगे fx1 बराबर fx2। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो अब देखिए यहां से -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपके पास मिलेगा 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर बराबर 6x2 माइनस x1। और यहां से देखिए अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास x1 माइनस x2 और एक गुणनखंड बच जाएगा x1 प्लस x2 बराबर -6 x1 माइनस x2 बच जाएगा। तो आप देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 आपने कॉमन ले लिया और यहां से 3 भी ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको दो बातें यहां पर मिल रही हैं कि x1 माइनस x2 बराबर 0 अर्थात x1 बराबर x2, और यहां से यदि आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बराबर माइनस का 2/3 और x1 बराबर माइनस का x2 माइनस का 2/3। अब यहां पर आप देखिए अभी तक जो आपने सीखा था तो आप तुरंत देखकर इसको बोल सकते हैं कि यह तो बहुएकेकी हो जाएगा क्योंकि यहां पर तो दो मान मिल गए। लेकिन यहां पर आपको रुकना होगा और आप यहां पे ये इस बात को गौर करिए कि जो आपको प्रांत दिया हुआ है, जो आपको प्रांत दिया हुआ है वो सभी अऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात जो x1 x2 जो सभी मैंने लिए हैं ये सब धनात्मक संख्याएं ही होंगी। तो आप इस बात को गौर करिए, क्या यह हमारे पास कभी संभव हो पाएगा? देखिए ये x1 प्लस x2 अर्थात दोनों धनात्मक संख्याएं का योगफल क्या -2/3 कभी आ सकता है? तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तो कभी भी संभव नहीं है, अर्थात जो ये अपने पास संबंध आया है बिल्कुल गलत है। तो इसलिए केवल x1 बराबर x2 ही लागू होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि फलन हमारे पास एक ही हो जाएगा। तो आपने यहां से बहुत अच्छे तरीके से ये तो समझ लिया कि फलन एक ही है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या फलन ये आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए आच्छादक निकालने के लिए मैं fx को सबसे पहले y रख देता हूं, तो ये मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हो गया। अब देखिए आप इसे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1 लिख सकते हैं।
और आप यदि इस पर गौर करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -5 और -1 मिलके -6 हो जाएगा। अब आप एक बात पर गौर करिए कि 3x प्लस 1 हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि x आपके पास 0 या 0 से बड़ा ही है, तो इसका स्क्वायर भी 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। तो आपको y जो मिलेगा उसका मान 1 -6 से इन्फिनिटी मिल सकता है। तो y का मान यहां से आपको पता लगा कि -5 से इन्फिनिटी जाएगा। तो आप देखिए आपने परसर निकाल लिया, y का मान अर्थात परसर का मान होता था, तो आपने y का मान निकाल दिया अर्थात परसर का मान निकाल लिया। अब आप यहां से देखिए प्रश्न में सहप्रांत भी -5 से इन्फिनिटी था और आपने जो परसर निकाला है वो भी बिल्कुल सेम आया है। चूंकि परसर और सहप्रांत बिल्कुल समान आए हैं, इसलिए आप तुरंत बोल देंगे कि यह जो फलन है वो एक आच्छादक फलन भी हो जाएगा। तो यहां से ये पता लग गया कि फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हैं कि जो फलन होगा वो एक व्युत्क्रमणीय फलन भी हो जाएगा, अर्थात इसका प्रतिलोम भी संभव होगा। तो अगर इसका प्रतिलोम संभव है तो आपसे बोला गया है कि इसका प्रतिलोम भी आपको सिद्ध करना है, जो आपको इसके बराबर दिया हुआ है। तो चलिए उसको हल करते हैं। प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले हमने स्टेप 1 सीखा था कि आपको fx बराबर y रख देना है। तो देखिए आप लिख देंगे y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, आपने ये लिख दिया। दूसरा स्टेप आपके पास सीखा था आपने कि आप x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो अभी आप x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं y बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये हमने अभी सीखा भी था जब हम परसर निकाल रहे थे। तो यहां से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा y प्लस 6, और यहां से 3x प्लस 1 आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6, और यहां से 3x आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का y प्लस 6 माइनस 1, और x का मान प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बटे 3 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि एक बात गौर करने की है कि यहां पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ रहे हैं, तो मेरे को केवल एक चिन्ह रखना पड़ेगा और अब मुझे वो पता करना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह मेरे को रखना है। तो देखिए उसके हम बाद में पता करेंगे, सबसे पहले हम इनवर्स के लिए तीसरा स्टेप सीखते हैं। और तीसरे स्टेप में आपके पास था कि आप x को f इनवर्स x से चेंज कर देंगे और आप y को x से चेंज कर देंगे। तो देखिए आपके पास हो जाएगा f इनवर्स x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 6 माइनस 1 बटे 3। तो अब आपके पास प्लस माइनस आ रहा है। अब आपको इसको प्लस माइनस को देखना पड़ेगा कि आपके पास प्लस चिन्ह आना चाहिए आंसर में अथवा माइनस चिन्ह आना चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए आप r प्लस अर्थात प्रांत में से कोई भी एक बिंदु अपने पास ले लीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर r प्लस अर्थात मैं प्रांत में 2 मान ले लेता हूं। तो देखिए मैं f2 निकालता हूं, यहां पर x का मान मैंने 2 लिया है। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा 9 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2 माइनस 5, और देखिए हल करने पर ये अपने पास 36 प्लस 12 48 माइनस 5 43 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लगाने पर 43 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि f जो फलन है उसका एक अवयव 2,43 होगा क्रमित युग्म। क्यों? इसका मतलब ये कि 2 लगाने पर 43 आ रहा है। तो आप भली बात जानते हैं इनवर्स निकालने का मतलब हो जाएगा कि यदि इनवर्स वाले फलन में मैं 43 रखूं x की जगह तो 2 मान आना चाहिए। तो चलिए आप इसको हल करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आप x की जगह 43 रख के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 43 प्लस 6 माइनस 1 बटे 3, और यहां से देखिए 43 और 6 49 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 माइनस 1 बटे 3,
और ये आपके पास 6/3 प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस 2 आया। तो आप यहां से गौर करिए कि आपके पास 2 आना चाहिए था, 2 अर्थात प्लस का 2 आना चाहिए था, अर्थात आपके पास तो माइनस का भी 2 आ रहा है यहां से, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपको माइनस चिन्ह यहां से हटाना पड़ जाएगा। इसलिए आपके पास जो एफ इनवर्स एक्स आएगा वो हो जाएगा प्लस चिन्ह के साथ आएगा और उसका मान होगा √x+6 -1/3। तो इस तरीके से ये अपने पास प्रतिलोम त्रिकोण में प्रतिलोम फलन हो जाएगा एफ का। अब चूंकि आप देखिए आपके पास जो फलन दिया हुआ था वो y के टर्म्स में था, अर्थात जो उसमें चर यूज किया गया था वो y था, तो आप एफ इनवर्स y निकालेंगे तो वो आपके पास √y+6 -1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस वाले पार्ट को सिद्ध कर दिया। अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। इस प्रश्न में बोला गया है कि मान लीजिए कि f एक फलन जिसका प्रांत है x और सह प्रांत है y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। और यहां पर आपको एक संकेत या हिंट आपको दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं कि आपको बोला गया है कि f एक फलन दिया गया है और आपको यह भी बता दिया कि व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात f का प्रतिलोम संभव है, या आप बोल सकते हैं कि f एक एकेकी और आच्छादक दोनों फलन है। और आपको सिद्ध करना है कि इसका जो प्रतिलोम फलन होगा अद्वितीय होगा। इसका मतलब यह हुआ अद्वितीय अर्थात एक ही आपके पास प्रतिलोम फलन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप f का प्रतिलोम फलन निकालें तो आपके पास 2 मान आ जाएं। प्रतिलोम फलन अद्वितीय आएगा या आप बोल सकते हैं यूनिक आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, एक ही होगा आंसर। तो देखिए उसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिकल्पना कर देते हैं। माना f के 2 प्रतिलोम फलन हैं, या आप बोल सकते हैं f के 2 व्युत्क्रमणीय फलन हैं। तो वो फलन हम g1 तथा g2 मान लेते हैं। हमने f के 2 प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 मान लिए अभी तक। अब आपने सीखा था यदि f के प्रतिलोम फलन g1 और g2 होंगे तो आप FOG1 निकालेंगे, और यदि आप FOG2 निकालेंगे तो वो आपके पास I के बराबर आएगा। चलिए अब ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि FOG1 FOG2 और I हो गया, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब आप ये देखिए कि f का यदि प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि f एक ही फलन है। तो चूंकि यदि f एक ही फलन है तो यहां से g1x बराबर g2x होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे f g1x बराबर f g2x। तो यहां से आपको यह पता लगेगा कि g1x बराबर g2x हो जाएगा। तो यहां से g1x बराबर g2x हो जाएगा। और जैसे ही g1x बराबर g2x मिला तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि जो आपने दोनों फलन अलग अलग माने थे g1 g2 वो दोनों तो बराबर ही आ गए, इसलिए g1 तथा g2 समान आ गए हैं यहां पर। अर्थात आप बोल सकते हैं कि f का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। अब आप प्रश्न संख्या 11 देखिए। इसमें आपको दिया हुआ है कि f जिसका प्रांत दिया हुआ है 1 2 3 और सह प्रांत दिया है a, b, c, और आपको दिया है f1 का मान a के बराबर, f2 का मान b के बराबर और f3 का मान c के बराबर है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का यदि हम दोबारा इनवर्स करें तो f ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि जो आपके पास जो फलन लिखा है f, उसका प्रांत आपको दिया हुआ है 1 2 3 और सह प्रांत आपको दिया हुआ है a b c, और
F1 अर्थ ए दिया है, इसका मतलब हुआ कि यदि आप इनपुट 1 पुट करेंगे तो आपके पास परिसर ए आएगा। अगर आप इनपुट 2 पुट करेंगे तो आपके पास परिसर अर्थात प्रतिबिंब जो आएगा वो बी आएगा, और यदि आप इनपुट 3 डालेंगे तो आपके पास प्रतिबिंब सी आ जाएगा। तो यहां से आपने ये तो देख लिया जो अभी तक इस प्रश्न में हमें दिया भी था। अब हमको बोला गया है कि एफ इनवर्स निकालना है। आप ये भली बात ही जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन f का प्रांत x है और सहप्रांत y है, अब चूंकि आपको उसका इनवर्स निकालना है तो सहप्रांत ही उसका परिसर बन जाएगा, अर्थात उसका आपको प्रांत भी पता लग गया और आपको परिसर या आप बोल सकते हैं सहप्रांत भी पता लग गया। तो अगर आप उस फलन का इनवर्स या प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो प्रतिलोम फलन आपके पास y से x मिलेगा, ये आपको पता ही है। तो देखिए अगर आप इनवर्स फंक्शन निकालना चाहते हैं तो देखिए एफ इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, यहां पर जो इस फलन का सहप्रांत अर्थात परिसर है वो एफ इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। तो ये ए बी सी मैंने लिख दिया, से लेकर ये 1 2 3 तक चला जाएगा, क्योंकि जो इसका प्रांत है वो उसका परिसर बन जाएगा। और यहां पर यदि आप एफ इनवर्स को लिखेंगे तो देखिए एफ इनवर्स की अपने पास जो क्रमित युग्म आएंगे, तो देखिए 1 पुट करने पर एफ में ए आ रहा है, तो एफ इनवर्स में अगर आप ए पुट करेंगे तो आपके पास 1 मिलेगा। इसी तरीके से यदि आप एफ इनवर्स में बी पुट करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा, और एफ इनवर्स में यदि आप सी पुट करेंगे तो आपके पास 3 मिल जाएगा। तो हमसे एफ इनवर्स निकालने को बोला गया था, तो देखिए आपने एफ इनवर्स बहुत आसानी से निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं, आपको आगे बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का यदि आप इनवर्स निकालेंगे तो वो एफ ही आएगा। तो देखिए आप ये समझ गए हैं कि एफ यदि x से y है तो एफ इनवर्स y से x आएगा। तो अगर आप एफ इनवर्स का भी इनवर्स दोबारा करेंगे तो देखिए मतलब आप एफ इनवर्स का ही प्रतिलोम दोबारा निकाल रहे हैं, तो वो दोबारा फिर x से लेकर y हो जाएगा, अर्थात जो एफ इनवर्स का परिसर था वो एफ इनवर्स के इनवर्स का प्रांत बन जाएगा, और जो एफ इनवर्स का प्रांत था वो एफ इनवर्स के इनवर्स का सहप्रांत अर्थात परिसर बन जाएगा। तो अब देखिए यहां से आपके पास जो एफ इनवर्स के लिए जो आपके पास प्रांत आएगा वो ये परिसर बन जाएगा। तो 1 2 3 आपने लिख दिया, और आप देखिए आपके पास परिसर क्या हो जाएगा, जो एफ इनवर्स का प्रांत होगा तो वो ए बी सी है, तो आपने ए बी सी लिख दिया। अब आपने ये तो समझ में आ गया कि एफ इनवर्स के इनवर्स का प्रांत और परिसर क्या होगा। अब आप देखिए एफ इनवर्स के इनवर्स को यदि आप लिख रहे हैं तो आप यहां से देखिए जो a,1 था वो पलट जाएगा, अब वो 1, a हो जाएगा। इसी तरीके से b,2 अब 2, b हो जाएगा, और c,3 अब 3, c हो जाएगा। तो यहां से आपने एफ इनवर्स का इनवर्स भी लिख दिया है। अब चूंकि आपको सिद्ध करना था कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होगा, तो आप यहां से एक बात को गौर कीजिए कि अगर आप ये वाला फलन देखें और एक ये वाला फलन देखें तो बिल्कुल सेम आ रहा है। आप देख भी सकते हैं 1, a इस वाले में f में भी है, 2, b भी है, और 3, c भी है। इसी तरीके से आप देखिए जो f का प्रांत और f इनवर्स के इनवर्स का प्रांत है वो सेम है, देखिए 1 2 3, और परिसर भी आपके पास बिल्कुल सेम है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि जो f इनवर्स का इनवर्स होगा वो f के बराबर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि f इनवर्स का जो प्रतिलोम फलन होगा वो f जो फलन है उसके बराबर ही हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध भी करना था। अब हम प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f एक फलन है, x जिसका प्रांत है और y उसका सहप्रांत है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f होगा, और f इनवर्स के प्रतिलोम को आप यदि आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि अर्थात f इनवर्स का यदि इनवर्स निकालूं तो वो f के बराबर आएगा। तो देखिए ये गणितीय रूप लिखा हुआ है एक तरीके से, तो आपको ये सिद्ध करना है कि f इनवर्स का भी यदि आप इनवर्स करेंगे अर्थात f इनवर्स का भी यदि आप प्रतिलोम निकालेंगे तो वो f के बराबर ही आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि f जो फलन है
x से लेकर y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको ये यहाँ पर दिया हुआ था। व्युत्क्रमणीय फलन का अर्थ है कि यह प्रतिलोम संभव रखता है, इसका प्रतिलोम अस्तित्व में आएगा, अर्थात f जो है अपने पास एकेकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा। तो अब देखिए, हम एक ऐसा फलन बोल सकते हैं जो g एक फलन होगा जो y से लेकर x तक होगा, और वो इस प्रकार होगा कि यदि आप g ऑफ f निकालेंगे तो वो आपके पास i x आएगा, तथा यदि आप f o g निकालेंगे तो आपके पास वो i y के बराबर आएगा। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि f इनवर्स जो होगा वो g के बराबर है, या आप बोल सकते हैं कि g आपका जो f इनवर्स के बराबर था। इसलिए जहां जहां g है वहां वहां आप f इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स o f बराबर i x और f o f इनवर्स बराबर i y। इसलिए जो फलन f इनवर्स है वो y से लेकर x तक है। तो अगर आप इसका भी एक इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा x से लेकर y। इसलिए आप देखिए यहां से f इनवर्स और f बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहां से आपको पता लगेगा कि यदि आप f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो f के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से आपने इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 को हल भी कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में हमको दिया हुआ है कि यदि f एक फलन है r से लेकर r तक, अर्थात r ये अपने पास प्रांत दिया हुआ है और ये वाला r अपने पास एक सह प्रांत दिया हुआ है। fx बराबर जो फलन दिया हुआ है वो है 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है। तो एफ ओ एफ एक्स आपके पास बराबर होगा और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो आपको यह समझ में आया है कि आपको एफ एक्स फलन दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 और आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है, या आप बोल सकते हो आपको फॉफ एक्स निकालना है। तो आपने सीखा था कि आप इसको लिख सकते हैं एफ एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ आप इस f को तो यहां पर लिख देंगे और यहां पर आप fx का मान रख देंगे। तो देखिए आपके पास fx का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3। अब इसका मतलब जब fx अपने पास ये दिया हुआ है तो अगर आपको f 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 निकालना है, अर्थात आपको x की जगह ये 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 लिख देना है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपको x की जगह रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह आपको ये रख देना है। तो आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 की घात 3 आ जाएगा, यहां पर ये अपने पास हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से जब आप घातों का गुणा करेंगे तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 3 माइनस, यहां मैं ये बड़ा कोष्ठक लिख देता हूं, 3 माइनस और यहां पर ये अपने पास एक्स क्यूब आ जाएगा। अच्छा यहां पर अपने पास 1/3 घात चलती रहेगी तो यहां पर 1/3 रहेगा। अब देखिए यदि आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस, यदि आप कोष्ठक को ओपन करेंगे तो ये 3 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब आप यहां से देखिए ये 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब की घात 1/3। और आप जानते हैं कि यदि घातें ऐसे लिखी हों तो आपके पास गुणा कर देते हैं तो आपके पास x आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप एफ ओ एफ एक्स निकाल रहे हैं तो उसका मान x के बराबर ही आएगा। अब चूंकि हमको तो सही विकल्प चुनना था इन चारों विकल्पों में, तो आप देख रहे हैं कि सी विकल्प जो है वो अपने पास x मान दे रहा है, अर्थात सी विकल्प ही अपना सही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 4x बटे 3x + 4
द्वारा परिभाषित एक फलन f r माइनस 4/3 से r तक, इसका मतलब है प्रांत आपके पास सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन -4/3 को हटाकर, और सह प्रांत r है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र g परिसर f से r -4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो देखिए प्रश्न में जो बोला गया है उसको एक बार जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। आपको एक फलन दिया गया है fx 4x/3x + 4, और आपको फलन f का प्रांत दिया गया था r माइनस का 4/3 और सह प्रांत था जिसका r। अब आपको यहां पर बोला गया कि जो आपके पास प्रतिलोम है f का अर्थात प्रतिचित्र g, इसका मतलब जो प्रतिलोम आएगा वो उन्होंने g बोला है, और प्रतिलोम का अब जो प्रांत बन जाएगा वो परिसर हो जाएगा f का। तो देखिए यहां पर f का परिसर लिखा होना चाहिए, और यहां पर जो परिसर आएगा g का वो f का प्रांत बन जाएगा, तो वो हो जाएगा r माइनस 4/3। तो आप यहां पर एक बात गौर करिए कि आप जानते थे कि प्रतिलोम यदि निकालना है तो सहप्रांत ही परिसर बन जाएगा, तो यहां पर आपको आच्छादक चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बोल दिया गया है कि परिसर ही आपके पास प्रांत बन गया है। लेकिन यहां पर कहीं भी एक एक के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, और सीधा हमसे पूछ लिया गया है कि आपको प्रतिलोम फलन बताना है। तो ध्यान रखें, अगर आपको सीधे पूछ लिया गया है तो अभी तो आपके पास चारों विकल्प ऐसे हैं कि चारों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं या प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई विकल्प होता तो आपको चेक करना पड़ता कि फलन आपके पास एक एक ही है अथवा नहीं, क्योंकि आच्छादक तो उन्होंने ये लिखकर ही बना दिया है। तो आप सबसे पहले एक एक के बारे में जांच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि फलन f जो है वो एक एक ही होना चाहिए। तो देखिए एक एक ही चेक करने के लिए आपने सीखा था कि आप लिखेंगे fx1 बराबर fx2। तो आपको यहां से मिलेगा 4x1 बटे 3x1 + 4 बराबर 4x2 बटे 3x2 + 4। अब देखिए अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिरछा गुणा करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 12x1 x2 प्लस 16x1 बराबर 12x1 x2 प्लस 16x2। अब यहां से आप देखिए कि 12x1 x2 दाएं पक्ष में भी है और बाएं पक्ष में भी है, तो ये आपने कैंसिल कर दिए। तो आपके पास बचा है 16x1 बराबर 16x2। अब आप यहां से देखिए कि ये 16 और ये 16 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल x1 बराबर x2। और जैसे ही आपके पास x1 बराबर x2 बचेगा, आप तुरंत बोल सकते हैं कि जो आपके पास फलन है वो एक ही फलन हो जाएगा। अब चूंकि आच्छादक तो उन्होंने यहां पर बना दिया था इस बात को बोलकर, और एक ही आपने निकाल लिया, अर्थात अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं कि f का एक प्रतिलोम फलन भी एग्जिस्ट करेगा जिसको उन्होंने g नाम दिया है। तो अब हम g को निकालेंगे, या हम बोल सकते हैं f इनवर्स को निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने 3 स्टेप सीखे थे। सबसे पहला स्टेप था आपके पास कि आप fx को y लिख देंगे। तो देखिए जैसे ही आप fx को y लिखेंगे आपके पास आ जाएगा y बराबर 4x बटे 3x प्लस 4। तो देखिए यहां से आपने लिख दिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में आपने सीखा था कि आप x को y के पदों में लिखेंगे, अर्थात x बिल्कुल ही अलग होना चाहिए y से। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3xy प्लस 4y बराबर 4x। अब चूंकि आपको x बिल्कुल अलग करना है तो आप यहां से 4x माइनस 3xy बराबर 4y कर देंगे। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3y बराबर 4y हो जाएगा, और x का मान आपके पास 4y बटे 4 माइनस 3y हो जाएगा। अब देखिए आपको इनवर्स निकालना था तो स्टेप 3 समझ लेते हैं। स्टेप 3 में आपको बताया गया था कि आप x को f इनवर्स से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास f इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए आपके पास f इनवर्स x आ जाएगा 4
एक्स बटे 4 माइनस 3x। तो यहां से आपने एफ इनवर्स x निकाल लिया। लेकिन आप देखिए आपके पास जो प्रश्न में बोला गया है वो g और ये y के पदों में आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात आपको जी वाई निकालना है। तो देखिए आपको एफ इनवर्स सबसे पहले y निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x की जगह y रखने पर मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा 4y बटे 4 माइनस 3y। और जो एफ इनवर्स y है वही तो अपना g बोला गया है, तो यही अपने पास जी वाई हो जाएगा। तो यहां से जी वाई का मान आ जाएगा 4y बटे 4 माइनस 3y। तो अब देखिए आपको चूंकि सही विकल्प चुनना था, तो आपके पास विकल्प बी में जी वाई आपको दिया हुआ है 4y बटे 4 माइनस 3y। तो इस तरीके से ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा।